हेलो बच्चों, आज एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। जो कल का टॉपिक था उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कल के टॉपिक में हमने अम्ल और क्षार की परिभाषा पढ़ी थी। आज हम उससे थोड़ा आगे जाते हैं कि हम पढ़ते हैं अम्लों के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। यानी जो अम्ल है वो क्या क्या रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के विषय में हम बात करेंगे। अम्लों के रासायनिक अभिक्रियाएं या अम्लों की रासायनिक गुण। तो सबसे पहला हम रासायनिक गुण लेते हैं अम्ल की धातु से अभिक्रिया। अम्ल की धातु से अभिक्रिया, यदि हम किसी धातु की अम्ल से क्रिया करा दें तो क्या होता है, यानी क्या पदार्थ का निर्माण होगा। तो ये एक सक्रियता श्रेणी बनाई है मैंने। आपके बुक्स में एक रिएक्टिविटी टेबल दे रखी है जो सक्रियता के डिक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित होती है। यानी जो धातु ऊपर है उसकी सक्रियता ज्यादा है, जो धातु नीचे है उसकी सक्रियता कम होती है। तो इस सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम पढ़ेंगे कि जब किसी अम्ल की धातु से क्रिया होती है तो क्या होता है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जब हम किसी अम्ल में कोई धातु मिला दें या किसी धातु में कोई अम्ल मिला दें तो क्या होगा। जब हम किसी अम्ल की धातु से क्रिया कराते हैं तो एक बनता है पदार्थ लवण और दूसरा पदार्थ बनता है हाइड्रोजन गैस। अर्थात जब हम कभी भी अम्ल में धातु का टुकड़ा मिलाएंगे या किसी धातु के टुकड़े में हमने अम्ल को मिलाया तो हाइड्रोजन गैस निर्मित होती है और लवण का निर्माण होता है। अब हम इसको समीकरण के रूप में प्रदर्शित करेंगे। हमको पता है बहुत सारे अम्लों को हमने उदाहरण पढ़े हैं। जैसे सबसे पहला अम्ल हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हमारे पास जिंक धातु का एक टुकड़ा था जिसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दिया। HCl क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे आमाशय में भी उत्पन्न होता है। तो हमने क्या किया कि HCl की एक बीकर में HCl लेकर उसमें हमने एक छोटा सा जिंक का टुकड़ा मिला दिया। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस बाहर निकली और एक लवण बन गया जिंक क्लोराइड ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। अब ये ध्यान देना कि हम कहते हैं कि यदि हम किसी अम्ल की धातु से क्रिया कर दें तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब कौन सारी धातुओं से यदि हम अम्ल की क्रिया कराएं, जैसे हम अगर कॉपर की क्रिया करा दें, सपोज करो HCl प्लस Cu, तो यहां हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। क्यों? हाइड्रोजन गैस उन धातुओं द्वारा निष्कासित की जाती है अम्ल से क्रिया के फलस्वरूप जिनकी सक्रियता हाइड्रोजन से अधिक है। अर्थात इस सक्रियता श्रेणी में जो भी धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस निकालेंगी। अर्थात वे धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं वह अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती हैं। आप किसी भी धातु को ले लो, इसमें से आप मैग्नीशियम का प्रयोग कर लो। हमारे पास दूसरा अम्ल है, सपोज करो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। हम सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया मैग्नीशियम धातु से करा देते हैं क्योंकि मैग्नीशियम की सक्रियता हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो मैग्नीशियम क्या करेगी, इस अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी और लवण क्या बनेगा आपका, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट बना और आपकी कौन सी गैस निर्मुक्त हो गई, हाइड्रोजन गैस। इस गैस की उपस्थिति को आप प्रदर्शित भी कर सकते हैं। एग्जाम में आता है कभी कभी कि किसी धातु की क्रिया अम्ल से की तो एक गैस निकली या हाइड्रोजन गैस निकली। किसी एक्सपेरिमेंट द्वारा आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि दी हुई गैस हाइड्रोजन है। तो उसके लिए हम करते क्या है कि यदि आपको हाइड्रोजन गैस का पता लगाना है तो आप उस हाइड्रोजन गैस जहां से निकल रही है एक जलती हुई माचिस ले जाओ। जैसे ही आप गैस के सम्मुख माचिस ले जाएंगे वो गैस जलने लगती है और फटफट की आवाज के साथ जलने लगती है। एक प्रकार की साउंड देती है जिसको हम कहते हैं पॉप साउंड। तो फट की जो आवाज होती है उस आवाज के साथ ये गैस जलने लगती है। अर्थात हम कह रहे हैं कि जब हम किसी अम्ल की क्रिया किसी धातु से कराते हैं, किसी धातु यानी सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से जो ऊपर है, जब अम्ल की क्रिया किसी सक्रिय धातु से की जाती है
तो लवण बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निर्मुक्त होती है। ऐसे ही देखिए नाइट्रिक अम्ल है, सपोज करो हमारे पास HNO3, हम इसकी क्रिया करा रहे हैं कैल्शियम धातु के साथ, क्योंकि कैल्शियम की सक्रियता हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो कैल्शियम क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त करेगी, एक लवण बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस, और साथ में कौन सी गैस निकल गई आपकी, हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होगी। हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति का पता आप एक जलती हुई माचिस द्वारा कर सकते हैं। अर्थात जब हम किसी अम्ल की क्रिया किसी धातु से करेंगे तो आपकी कौन सी गैस निर्मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होगी। अब हम दूसरे रासायनिक गुण की तरफ जाते हैं अम्ल के, जिसे हम कहते हैं अम्ल की धातु कार्बोनेट, अम्ल की धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया, अम्ल की धातु कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। धातु बाइकार्बोनेट भी हो सकते हैं, धातु कार्बोनेट भी हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। अब जब किसी अम्ल की क्रिया, इसीलिए मैं इसके लिए एक शब्द समीकरण लिखता हूं पहला, यदि हम किसी भी अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट से करें, धातु कार्बोनेट से करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मुक्त होती है। तो एक तो बनेगा लवण, जब हम किसी धातु की क्रिया किसी अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट से कराते हैं तो एक तो बनता है लवण, दूसरा हमारा पदार्थ बनता है जल, और तीसरा पदार्थ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अर्थात हम कहते हैं कि यदि किसी अम्ल में कोई धातु कार्बोनेट का टुकड़ा डाल दिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मुक्त होती है। अब हम बात करते हैं, देखिए इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं। आप मान के चलिए आपके पास अम्ल है HCl, धातु कार्बोनेट आपके पास है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। क्लास 9th में आपको इनके फॉर्मूले बनाने के लिए बताया गया था। यदि प्रॉब्लम है तो 9th की बुक को खोल के एक बार देखना कि किस तरीके से हम इनके फॉर्मूले को बनाते हैं। तो जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया सोडियम कार्बोनेट से करते हैं, तो जब सोडियम कार्बोनेट से क्रिया की जाती है, एक तो आपका बन जाता है लवण NaCl सोडियम क्लोराइड, ये आपका लवण है। दूसरा पदार्थ आपका बनेगा जल H2O, और तीसरा पदार्थ आपकी बाहर कौन सी निकली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी जब हम किसी अम्ल की क्रिया, अम्ल कौन सा है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इस अम्ल को कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को, और धातु कार्बोनेट कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। यानी हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ करा रहे हैं तो एक लवण बन रहा है जिसको हमने नाम लिया साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड। NaCl को कहा जाता है सोडियम क्लोराइड, जो कि खाने का एक पदार्थ है। और दूसरा आपका जल बना, और तीसरी पदार्थ क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा आप और भी धातु कार्बोनेट ले सकते हो, लाइक मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, किसी की भी क्रिया करा सकते हो। जैसे दूसरी अगर अभिक्रिया हम लिखना चाहें तो हम मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रयोग कर सकते हैं, हम कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग कर सकते हैं। सपोज करो मेरे पास जो अम्ल है वो सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, हम सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कैल्शियम कार्बोनेट के साथ करा रहे हैं CaCO3 के साथ। यह है सल्फ्यूरिक अम्ल, यह है सल्फ्यूरिक एसिड। हम सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया कैल्शियम कार्बोनेट के साथ करा रहे हैं, यह है कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कैल्शियम कार्बोनेट के साथ की जाती है तो एक तो लवण बनता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ये बन गया आपका कैल्शियम सल्फेट। तो लवण बना कैल्शियम सल्फेट, इसके साथ में H2O बाहर हुआ जल, और क्या बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निर्मुक्त हो गई। ऐसे ही यदि आपके पास नाइट्रिक अम्ल है HNO3, आप इसकी क्रिया मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ करा रहे हैं MgCO3, तो क्या बनेगा आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 का होल ट्वाइस, MgNO3 का होल ट्वाइस, और एक अणु जल का बाहर हो गया
और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर निकली। यानी जब आप किसी भी अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट से करोगे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निर्मुक्त होगी। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति का पता कैसे लगाते हैं? इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं। चूने के पानी में यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दी जाए और यदि वो दूधिया हो गया तो जो गैस है वो कौन सी गैस होगी? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम अम्ल के तीसरे और अंतिम गुण के बारे में बात करते हैं कि हम कहते हैं धातु ऑक्साइड से अम्ल की क्रिया। धातु ऑक्साइड से अम्ल की क्रिया यानी धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। यदि हम किसी अम्ल की क्रिया किसी धातु ऑक्साइड के साथ करें तो क्या होगा? तो इसको समझने से पहले एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। आप ये समझना कि जब हम किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार के साथ करते हैं तो हमारा लवण बनता है और लवण के साथ साथ जल बनता है। इस अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी अम्ल के प्रभाव को कौन उदासीन कर देता है? क्षार। यदि अम्ल में क्षार मिला दिया जाए तो इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है और क्या बन जाता है? लवण और जल। अब जो धातु ऑक्साइड होते हैं इसको समझना कि जो धातु ऑक्साइड है, अधिकांश धातु ऑक्साइड ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति, यानी ये एक क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। जो धातु ऑक्साइड हैं वो किसकी भांति व्यवहार करते हैं? एक क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। और अम्ल की प्रकृति अम्लीय है, अर्थात जब हम किसी अम्ल में कोई धातु ऑक्साइड मिलाएंगे, अम्ल में हमने क्या मिलाया? धातु ऑक्साइड। अब आपको पता है धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी है? क्षारीय प्रवृत्ति है, अर्थात ये अम्ल है और ये क्या हो गया? क्षार। तो हमारा पदार्थ क्या बनेगा? लवण और जल। तो ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया की भांति है, क्योंकि जो धातु ऑक्साइड है वो कैसी प्रवृत्ति के होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। अर्थात जब किसी धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से की जाती है तो क्षारीय प्रकृति के होने के कारण लवण और जल का निर्माण होता है। अब हम इसको अभिक्रियाओं के माध्यम से समझेंगे कि कैसे यह अभिक्रिया संपन्न होती है। अब धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से करा रहे हैं तो हमारा लवण और जल बन रहा है। तो हमारे पास बहुत प्रकार के धातु ऑक्साइड होते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड है ZnO, कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, ठीक है ना। तो जिंक ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ऐसे ही हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हैं MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, क्योंकि धातु का ऑक्साइड है, ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड है CaO जो कि धातु का ऑक्साइड है। तो ये जो धातु ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है तीसरा, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया, इनकी क्रिया हम किसी अम्ल से कराते हैं। सपोज करो मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल से करा रहे हैं H2SO4, और कॉपर ऑक्साइड जो है इसकी क्रिया हम करा रहे हैं HNO3 से। अब ये ध्यान देना, ये सारे के सारे क्या है? आपके अम्ल, और ये सारे के सारे क्या है? धातु ऑक्साइड। अब पहले ही बता दिया गया है कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय प्रवृत्ति। यानी ये सारे के जो धातु ऑक्साइड हैं किसकी भांति व्यवहार करते हैं? क्षार। तो ये हो गए क्षार और ये हो गए अम्ल। और जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो क्या बनता है? लवण और जल। यहां भी एक पदार्थ लवण होगा और एक पदार्थ आपका जल होगा। जैसे लवण क्या बनेगा आपका? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, 2 लिखा है तो Cl के 2 परमाणु है तो क्या बन गया आपका? MgCl2, और 2 हाइड्रोजन के परमाणु, 1 ऑक्सीजन का परमाणु, तो 1 बन गया आपका जल का अणु। ऐसे यहां भी होगा, कैल्शियम सल्फेट के साथ जुड़ जाता है तो कैल्शियम सल्फेट का निर्माण हो गया लवण, और जल H2O बन गया आपका, ये जल का निर्माण हो गया H2O। ऐसे इसमें देखिए आप कि जो कॉपर और नाइट्रेट आयन आपस में मिले, ये कॉपर है ये नाइट्रेट है तो क्या बन गया? CuNO3 का होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट का निर्माण हुआ, और 2 हाइड्रोजन के परमाणु, 1 ऑक्सीजन का परमाणु क्या बन जाएगा? जल का निर्माण हो जाएगा। अर्थात जब धातु ऑक्साइड
जो कि क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, उनकी क्रिया किसी अम्ल से की जाती है तो आपका लवण और जल का निर्माण होता है। आई होप आपको अम्लों के रासायनिक गुण समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं पर कोई डाउट होता है या कोई परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।